नमस्कार दोस्तों। क्या भारत सुपर पावर हो गया है? आपको क्या लगता है? हम जितना एनालिसिस किए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं। आपको स्टडी में भी काम आएगा। आप इंडिया हर नेबर और फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। आपको एक एक अलग नज़रिया भी मिलेगा। अभी देखिए, कल की ही बात है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफ़ा दे दिया है। और इसको भारत की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि वो सरकार अल्पमत में थी और उनको जो समर्थन था वो कहीं न कहीं खालिस्तानी समर्थित जो वहाँ पे सांसद थे, उनका समर्थन प्राप्त था। इसलिए वो भारत विरोधी हमेशा जो भी एजेंडा होता था, उसमें वो शामिल होते थे। भारत इसका विरोध करता था। देखिए, कोई भी देश की संप्रभुता से अगर आप खिलवाड़ करेंगे, कोई भी हो, छोटा देश हो, आप कितने भी बड़े देश क्यों ना हो, तो उस देश को ऐतराज़ होगा, उसकी सुरक्षा से खतरा समझ के वो करता है। कोई भी हो, आप ऐसे आपने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल, उदाहरण हिस्ट्री में देखे होंगे। एक छोटा-सा आप अफ़गानिस्तान का ही उदाहरण ले लो, कितने दिन तक पहले रशिया फिर यूएसए ने कब्ज़ा करके रखा, तो स्वाभाविक सी बात है उस देश के लोगों को प्रॉब्लम होती है। और कोई भी, मैं एक लाइन पहले ही कह दिया, कोई भी अपने देश की संप्रभुता पे अगर बात आती है तो अलग एकजुट होता है देश। और देखिए, हर पासा भारत सरकार का आप कहेंगे सही पड़ रहा है, मैं कहूँगा ये सुपर पावर होने की निशानी है। अभी आप अर्थव्यवस्था के रूप में देखेंगे तो भारत चौथे नंबर पे खड़ा है, ठीक? चौथे नंबर पे अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा है। और दुनिया में अभी तक अगर आप मोटा-मोटी देखेंगे तो 3 ही सुपर पावर हैं, यूएसए, रशिया और चाइना। और अर्थव्यवस्था में भारत चौथे नंबर पे खड़ा है, तो ऑटोमैटिकली वो चौथी सुपर पावर है, लोग माने या ना माने, एक्सेप्ट आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। बहुत से उदाहरण हैं इसके, चाहे व्यापार हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी है, वो करने का तरीका हो। पहले भारत बहुत डिफेंसिव डिप्लोमेसी करता था, अब भारत बहुत एग्रेसिव ऑफेंसिव डिप्लोमेसी करता है। क्योंकि अब दुनिया के बहुत सारे काम हमसे भी हैं। जैसे कहते हैं ना, एक बचपने की एक कहावत छोटी-सी बताऊँ, उदाहरण क्या समझ लीजिए उसको, कि अगर एक आदमी के पास गाड़ी है, छोटे से शहर के रहने वाले हो आप, तो सबसे पहले वो छोटी गाड़ी वाले से ही दोस्ती करेगा कि ज़रूरत पड़ने पे मुझे उसकी गाड़ी मिल जाएगी, ज़रूरत पड़ने पे मैं उसको गाड़ी दे दूँगा। ये क्या होता है, इक्वालिटी का भाव आता है। ये मैं एकदम प्रैक्टिकल अपने बचपने की फीलिंग से बता रहा हूँ। तो आदमी भी संबंध अपने इक्वल वाले से बनाने का प्रयास करता है। ठीक नीचे वाले को आदमी यूज़ करता है, अपने तरीके से चलाने का प्रयास करता है। जैसे भारत को पहले रसिया भी चलाता था, यूएस भी चलाता था, सभी चलाते थे, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। अब वो भारत नहीं है कि आप उसे अपने तरीके से चला सकें, लिहाजा भारत अपने तरीके से चल रहा है। आपने एक एक बहुत प्रकरण देखा होगा, खालिस्तानी पन्नू का, वो जोकर है जो बोलता रहता है कुछ भी। उसके उसके ऊपर एक भारतीय रॉ एजेंट का आया था कि उसको यादव जी को, सॉरी, वो इनको सऊदी अरब से पकड़ा गया था, समथिंग गुप्ता। और अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब गए और अंदरूनी बात इसी तरह कहते हैं लोग कि एक डिप्लोमेसी करके उन्होंने वो गुप्ता को वहाँ से रिलीज़ करा लिया है, रिलीज़ करा के भारत ले आए हैं। एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। इसे सभी देशों ने एक्सेप्ट किया, माना। दुनिया कहीं न कहीं प्रभावित होती है। पहले लोग, दुनिया के लोग, सक्षम लोग, जैसे सोरोस का नाम सुनते होंगे आप, आता रहता, चलता रहता है। पढ़ने वालों के लिए समझने की चीज़ है, दुनियादारी में क्या होता है। तो इन्फ्लुएंस करने का काम होता था। आज इंडिया इन्फ्लुएंस कर रहा है दूसरे देशों के फॉरेन पॉलिसी को या इलेक्शंस को या क्या कहते हैं, संबंधों को। भारत भारत ना चाहते हुए भी पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लाख प्रयास के बाद भी वो आईएमएफ से लोन नहीं ले पा रहा है। कहीं न कहीं भारत की लॉबी, भारत की स्ट्रॉन्ग अर्थव्यवस्था, भारत का दुनिया में एक अलग स्टैंड, कहीं न कहीं लीडरशिप को इसका योगदान जाता है, नहीं लेने दे रहा है, कंगाल बना दिया है। अब देखो, अगर आप आस-पास देखोगे, इंडिया हर नेबर, भारत और उसके पड़ोसी देश, सारे अस्थिर हैं। इवन चाइना इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन इस समय चाइना की भी अर्थव्यवस्था कहीं न कहीं डामाडोल है। वो भी एक अस्थिर देश है एक तरीके से, और वो मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ गया है। जैसे अगर आप भौगोलिक रूप से देखें, तो मुझे लगता है चाइना ने हर एक देश का कुछ ना कुछ छोटा-सा हिस्सा कब्ज़ा कर रखा है। तो चाइना इस चीज़ को समझ गया गालवान के बाद कि अगर कहीं हमने कोई पंगा ले लिया भारत से,
तो हम अकेले पड़ जाएँगे, हमारे पे वियतनाम भी अटैक करेगा, तिब्बत के लोग भी अटैक करेंगे, मंगोलिया के लोग भी अटैक करेंगे, रसियन भी करेंगे, जापानीज़ करेंगे, इवन कोरियन करेंगे, थाईलैंड करेंगे, मतलब म्यांमार करेंगे, कोई छोड़ेगा नहीं, क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है, उसकी पहले से पॉलिसी थी, जो माओइस्ट की पॉलिसी थी कि दूसरे की ज़मीन कब्ज़ा करना, ठीक? भारत ये कभी नहीं करता, ना किसी की ज़मीन हड़पता है, ना ही पहले उस पे अटैक करता है, और कोई अटैक करता है तो उसका भरपूर जवाब देता है। ये कहीं न कहीं एक अच्छे शब्द और क्या कहते हैं ना, सांस्कृतिक देश या उसकी पुरानी सांस्कृतिक धरोहर की निशानी भी हो सकती है, उसको मतलब हो सकती है क्या है, आप ऐसे समझ सकते हैं। हमारे देश में एक हाथ में संस्कार रहते हैं तो एक में साइंस रहती है। हम बुद्ध को भी पूजते हैं, हम युद्ध को भी नहीं भूलते हैं। तो होनी चाहिए ये, जैसे अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो आप पढ़ेंगे कि सम्राट अशोक ने आप विजय प्राप्त करने के बाद कहते हैं चंड अशोक से धंग अशोक बन गए, ठीक? लेकिन हिस्ट्री में कहीं ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। उसने धर्म को पोषण किया, धर्म को आगे बढ़ाया, धर्म को डिप्लोमेसी के रूप में यूज़ किया, अपने प्रतिनिधि बेटी और बेटे को विदेशों में भेजा, डिप्लोमेट बना के, जैसे आजकल राजदूत होते हैं, उस ज़माने में राजदूत बना के भेजा, धर्म का प्रचार किया। आज देखो आप नॉर्थ ईस्ट के सारे कंट्री बुद्धिस्ट हैं, उनको अपने एक तरीके से अपने राजदूत के रूप में प्रयोग किया और डिप्लोमेसी में यूज़ किया अपने धर्म और कल्चर को। लेकिन कहीं एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि कहीं अशोक ने अपनी सेना ख़त्म कर दी हो और पूर्ण रूप से बहुत मतलब हर तरीके से शांति के लिए ही चलने लगा हो, ऐसा कहीं एक भी एग्जाम्पल नहीं है। तो हम बुद्ध के देश भी हैं, हम युद्ध के समर्थक भी हैं। अगर हमें कोई युद्ध देगा तो हम उसे ज़रूर लड़ेंगे। तो एक जो मेरी समझ कहती है कि जो जस्टिन ट्रूडो, चूँकि अल्पमत की सरकार है, कोई भी होता है, जब तक आदमी कुर्सी से चिपका रहता है उसके लिए वो साम दाम दंड भेद हर तरीके के इस्तेमाल करता है, और वही करते आ रहे थे ट्रूडो। लेकिन जैसे ही ट्रंप बने, ट्रंप ने एक छोटा-सा 61वां राज्य कह के पुकारा कि वहाँ के वो प्रधानमंत्री हैं, गवर्नर हैं, प्रधानमंत्री भी नहीं कहा ट्रूडो को। तो वहाँ से एक बड़ी बेचैनी खलबली सी मच गई, क्योंकि दुनिया में अब लेफ्टिस्ट का विदाई हो रहा है और राष्ट्रवादी, मतलब जो अपने देश के लिए सोचेगा, अपने राष्ट्र के लिए सोचेगा, उसका उदय हो रहा है। उसका जैसे उदाहरण ट्रंप है, और ट्रंप देखो उस तरीके से, ऐसे मुझे लगता है शायद पहले राष्ट्रपति हैं जो एक बार चुनाव हारने के बाद दोबारा बन रहे हैं। नहीं, अमेरिका की हिस्ट्री में ऐसा होता नहीं है, जो एक बार नहीं हार जाता है तो फिर उसे अगला मौका नहीं दिया जाता है। जैसे बहुत से उदाहरण हैं, हिलेरी क्लिंटन है, कई हैं ऐसे उदाहरण जो हार गए, उन्हें दोबारा मौका नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं ट्रंप भी एक उसमें रीज़न है। लेकिन भारत की लीडरशिप और भारत की डिप्लोमेसी और भारत के फॉरेन मिनिस्टर साहब, उनको हैट्स ऑफ, और अजीत डोभाल साहब जो हर चीज़ों को कहते हैं ना कि वो आदमी को ज़मीनी धरातल का ज्ञान है, कैसे किस परिस्थिति से निपटना है, समझना है, उसका वो उपयोग करते हैं। ऐसे भारत रत्न मिले हैं भारत को, जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं, भारत हर चीज़ अपनी बनाएगा, विकसित राष्ट्र होगा। मुझे लगता है 47 टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने, मुझे लगता है ये 37 में ही नहीं हो जाएगा, जिस स्पीड से भारत तरक्की कर रहा है। पहले क्या होता था, हम लोग भी बचपने में देखते थे कि मुझे स्वयं भी, मैं इंटरव्यू देने के लिए बेंगलोर गया सीडीएस का, तो प्रयागराज में अच्छे शूज़ नहीं मिलते थे। हमारी पसंद होती थी कि लूटो कोई जूते लेंगे, नाइकी के जूते लेंगे। वो उस ज़माने में इलाहाबाद में नहीं मिलते थे, तो बेंगलोर एंट्रेंस देने गए तो वहाँ से लेके आए, दोस्तों ने पैसे भी दिए कि मेरे लिए भी एक इस नंबर का साइज़ लेके आना। ये स्थिति थी। आज ये स्थिति है, सारी चीज़ इंडिया में बन रही हैं, या क्या कहते हैं, इंडिया बनाने का प्रयास कर रहा है। सीधा उदाहरण आप आईफोन से ले लो, आज 25% आईफोन इंडियन है। मैं एक ऐसे छेड़ता नहीं था, एक दोस्तों से कहता था कि अब मैं आगे आईफोन जो लूँगा तो मेड इन इंडिया लिखा लूँगा। अब तो आईफोन ने खैर ऊपर से वो लोगो ही हटा दिया है, मेड इन चाइना वाला, है ना। अब सारा यहीं असेंबल हो रहा है, कल को बनेगा भी यहीं। तो कहीं ना कहीं इंडिया, जो विकसित राष्ट्र हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या चाइना है, जो बड़े अपने को क्या कहते हैं ना कि चाचा ताऊ समझते हैं डिप्लोमेसी में, वो कहीं ना कहीं एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, भारत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि सुपर पावर भारत हो गया है। लेकिन मैं कहता हूँ भारत सुपर पावर हो गया है। थैंक यू।